Hello and Assalamu alaikum. A very warm good afternoon to all my listeners, especially Professor Safia Zafar Siddiqui. डॉक्टर साहब का ताल्लुक डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया सर्जिकल आईसीयू से है। डॉक्टर साहबा पिछले 25 सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का मुझे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका जेनिक्स के प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे सामेईन के लिए। और डॉक्टर साहब आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के हवाले से है, क्योंकि डॉक्टर साहब आप डॉ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के सर्जिकल आईसीयू डिपार्टमेंट से पिछले 25 साल से वाबस्ता हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और इसी हवाले से डॉक्टर साहब हमने कुछ सवालात रखे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्रिटिकल मैनेजमेंट क्या होती है और इसके हवाले से हमें किन बुनियादी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। जो क्रिटिकल मैनेजमेंट होती है वो आईसीयू में ही पॉसिबल है। आईसीयू या एचडीयू, थोड़ा सा मैं बता दूं आईसीयू और एचडीयू में फ़र्क क्या है। आईसीयू में और एचडीयू में हम पेशेंट को डिफरेंट वो सपोर्ट ऑफर करते हैं जो हम वार्डों में नहीं कर सकते। और फ़र्क ये होता है कि आईसीयू में वेंटिलेटरी सपोर्ट भी होता है और एचडीयू में हम बाकी सारे सपोर्ट दे रहे होते हैं। वो थोड़ी देर में बताते हैं क्या सपोर्ट देते हैं हम लोग। अच्छा, आप कह रहे हैं कि क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट क्या होती है? कि जब पेशेंट वार्ड में अनस्टेबल हो जाता है और वो वहाँ पर नहीं मैनेज हो पाता, तो पेशेंट को थोड़ा एग्रेसिव मैनेजमेंट की और विजिलेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो फिर उसको आईसीयू में शिफ्ट कराया जाता है, जहाँ उसका ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट रेट, उसका ईसीजी, उसका यूरिन आउटपुट, उसका फ्लूइड इनटेक आउटपुट, सारी चीज़ें बहुत ही क्रिटिकली देखी जाती हैं और हर घंटे पे इसका रिकॉर्ड होता है और उसी लिहाज से उसका मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। डॉक्टर साहब आईसीयूज के वो कौन से बुनियादी प्रोटोकॉल्स हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है? देखिए, आईसीयू के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हर आईसीयू में होने चाहिए और हर आईसीयू का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। मोर और लेस सेम ही होता है, लेकिन ये कि हर जगह के लिहाज से उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाता है। अब जैसे इनफैक्ट फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन कंट्रोल, कोई पेशेंट भी आता है तो उसका इन्फेक्शन किसी दूसरे को ना लगे, किसी डॉक्टर को ना लगे, किसी पैरामेडिक्स को ना लगे, किसी सुपर को ना लगे। इन सब चीज़ की एक पॉलिसी होती है कि जब पेशेंट आईसीयू में एंटर हो रहा होगा तो उसके कपड़े कौन से पहना हुआ होगा, कपड़े उसके कब चेंज कराने हैं, फिर उसका फ्लूइड या सिक्रीशन या जो निकल रही है चीज़ें उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, डॉक्टर को ग्लव्स कब पहनना है, एक ग्लव्स पहनना है कि दो पहनना है, या ये कि मास्क कब पहनना ज़रूरी है, गॉगल्स कब पहनना है। अब कोविड के हवाले से और एक नॉर्मल आईसीयू में कुछ फ़र्क है। कोविड ऐसी बीमारी है कि जो डॉक्टर को, पैरामेडिक्स को लग सकती है और दूसरी बीमारियां भी होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो इसमें अब पीपीई सुनते होंगे आप। पीपी क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जो कि जिसमें एक पूरा फुल बॉडी कवर एक चीज़ होती है, गॉगल्स होते हैं, मास्क होते हैं, ग्लव्स होते हैं, सर पे ऊपर टोपी होती है पूरी, और शूज़ के ऊपर एक भी कवर होता है। इन सब चीज़ों का मकसद ये होता है कि पेशेंट की जो सांस के साथ अगर ये वायरस निकल रहा है तो वो मेरे बॉडी पार्ट को कहीं पर टच ना करे, मुझे भी टच ना करे, मेरे पैरामेडिक्स जो साथ काम कर रहे हैं वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, अपने घर के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं, उनके लिए भी इतनी ही प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो ये डिफरेंस है एक आम आईसीयू में और कोविड आईसीयू में। अच्छा, अब आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल क्या होता है? ये तो एक हुई इन्फेक्शन ना फैलने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं कि कितना फ्लूइड देना है, किस तरह इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग क्या है, कितनी इम्पोर्टेंट है, किस पेशेंट में ज़्यादा करनी है। इसके अलावा वो जो पेशेंट वहाँ है उसका यूरिन आउटपुट का भी एक है, उसका कितना आ रहा है, कितना फ्लूइड दिया था, कितना आया। इसके अलावा ये जो न्यूट्रिशन उसको कोई पेशेंट भी, जैसे हम दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं ज़रूर, बीच में भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। अब आईसीयू में जो पेशेंट है उसकी भी इतनी ही नीड है, उसको भी चाहिए, लेकिन वो बेचारा खुद से नहीं बोल सकता, खुद से नहीं खा सकता, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट पूरी प्रोवाइड करें। तो ये सारे सपोर्ट होते हैं जो कि हमें आईसीयू में देने होते हैं और हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, किसको मुंह से गज़ा देनी है, किसको ब्लड के थ्रू गज़ा देनी है। ये सारी चीज़ें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, जो कि ज़ाहिर है जो आईसीयू में ट्रेंड लोग होते हैं वो लोग इसको सही मैनेज कर सकते हैं।
राइट। डॉक्टर साहब, आप हमारे सामीन को ये बताएं कि वो कौन सी क्रिटिकल कंडीशंस हैं, वो कौन सी पेचीदगियां हैं जिनकी बुनियाद पर एक पेशेंट को जो है वो आईसीयू की तरफ मूव करना पड़ता है। अच्छा देखिए, एक नॉर्मल पेशेंट और एक कोविड पेशेंट, आज मेरे ख्याल में कोविड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कोविड की हाँ बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप देख रही हैं कि आजकल जो हाँ सिनेरियो चल रहा है और क्रूशल कंडीशंस के हवाले से जो कंडीशन है, उस हवाले से थोड़ा सा आप जरूर सामीन को बताएं। जी, देखिए कोविड में बहुत सारी जो खराब बातें हैं उसके साथ अच्छी बातों को पहले बात कर लेते हैं। अच्छी बात ये है इसमें कि इसके सारे पेशेंट आईसीयू नहीं आते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, आपने देखा होगा एक्सपो सेंटर में, जो कि कोविड पॉजिटिव हैं, उनको ये इन्फेक्शन लग चुका है, लेकिन वो एक्सपो सेंटर में है और वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। तो 75-80 बल्कि 85% लोग तो ठीक हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा इन्फेक्शन लगता है, खांसी हुई, नज़ला हुआ, उन्होंने टेस्ट कराया, पॉजिटिव आ गया और वो ठीक हो गए। उनको कोई दवा ज़्यादा नहीं चाहिए होती, सिवाय ये कि जो सिम्टम हो रहा है उसकी दवा खा लें, बुखार हो रहा है तो पैरासिटामॉल, पैराडोल, कुछ ऐसी चीज़ खा लें। पानी का ख्याल रखें, आराम करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें। ज़्यादातर पेशेंट इसी में ठीक हो जाते हैं। ये इस डिजीज़ का पॉजिटिव पहलू है। इसके बाद ये कि जब पेशेंट, आप पूछ रहे हैं आईसीयू में क्यों आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और स्टेज आती है, वो अस्पताल क्यों आते हैं। अगर ये सिम्टम जो मैंने बताए, हल्का सा बुखार हुआ, नज़ला, जुकाम, खांसी हुआ, छींकें आई, बॉडी में दर्द हुआ, तो ये घर में भी मैनेज हो सकता है। अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने घर वालों से, बड़े बूढ़ों से, बच्चों से दूर कर लें, मास्क पहन के रखें, क्योंकि जब अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, मेरे मुंह से भी आप बात कर रहे हैं, आपके मुंह से भी कोई भी बात कर रहा है, थोड़ा बहुत जर्रात निकलते रहते हैं सलाइवा के, तो वो फैलने नहीं चाहिए। इसके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। तो जिनको पॉजिटिव आ गया है वो घर के अंदर भी मास्क पहने, अपने आप को आइसोलेट कर लें, अलग कमरे में कर लें 10-15 दिन, जब तक उनके 2 दफ़ा टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए। अब अगर इसमें उनकी तकलीफ बढ़ रही है, तकलीफ क्या बढ़ सकती है कि खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है जो कि कंट्रोल ही नहीं है, या ये कि उनकी सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सांस लेने में अगर तकलीफ हो तो उनको फ़ौरन अस्पताल आना चाहिए। अस्पताल में उनको मैनेज किया जाता है कि क्या ये आइसोलेशन वार्ड के काबिल हैं, या एचडीयू जाएंगे या आईसीयू जाएंगे। ये डॉक्टर फैसला करता है उनकी क्लिनिकल कंडीशन देख के। अगर ऐसा होता है कि नहीं ठीक, वार्ड में भी मैनेज हो सकते हैं, आइसोलेशन वार्ड जिसको कहते हैं हम लोग। अगर वहाँ पर नहीं मैनेज हो रहा है, अगले 2-3 घंटे 4 घंटे में देखा वहाँ नहीं मैनेज हो रहा, वैसे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग इसी स्टेज पे ठीक होके घर चले जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी में, जो कि पल्स ऑक्सीमीटर हम लगाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो क्या करते हैं हम, फिर इनको एचडीयू या आईसीयू शिफ्ट कराते हैं। वहाँ पर फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनको देखते हैं कि क्या इनको वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत है, या इनको थोड़ी और ज़्यादा ऑक्सीजन दे के डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क से इनको मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि देखें, अब तक जो है ये बात पूरी दुनिया में साबित हो गई है, जो पेशेंट वेंटिलेटर तक पहुँच जाते हैं, जिनको एक इंट्यूबेशन, एक गले में ट्यूब डालनी पड़ती है सांस की, वो डाल करके और फिर उनको वेंटिलेटर से अटैच कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट खुद इस काबिल नहीं होता कि अपनी बॉडी की ऑक्सीजन को संभाल सके। तो वेंटिलेटर सपोर्ट कर रहा होता है उनको, हर सांस के साथ ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार दे रहा होता है, ताकि उनके बॉडी के सारे सिस्टम ठीक चलते रहें। तो जो पेशेंट वेंटिलेटर तक पहुंच जाते हैं उनका आउटकम इतना अच्छा नहीं है। ये राइट। ओवरऑल पूरी दुनिया में ये चीज़ देखी गई है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, सबसे पहले ये कि प्रिवेंशन हो, कि भाई ये चीज़ हो ही ना हमें। अगर अल्लाह ना करे हो गई है तो घर की स्टेज में ही वो बेहतर हो जाए, क्योंकि कई मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो कि घर में ही रहे और ठीक हो गए, उनके टेस्ट नेगेटिव हो गए, 15 दिन वो घर बैठे रहे, आराम करते रहे, अपनी फ्लूइड का ख्याल रखा, विटामिन सी ज़्यादा लिया, प्रोटीन ज़्यादा लिया और आराम किया, नींद पूरी करी और ठीक हो गए वो। कुछ हुए अस्पताल तक पहुँचे, कुछ वेंटिलेटर तक भी पहुँचे। तो ये स्टेजेस होती हैं वेंटिलेटर तक आने के लिए, जब आईसीयू में पेशेंट शिफ्ट होता है। राइट। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप पेचीदगियां बता रही हैं आईसीयू के हवाले से, तो डॉक्टर साहब इसी हवाले से थोड़ा सा सामीन को ये भी बताएं कि एक डॉक्टर को आईसीयू लेवल पर मरीज के हवाले से किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि वो अंदर से वो खुद परेशान होता है कि मैं ऐसे मरीजों के साथ काम कर रहा हूँ जिनको ऐसी डिजीज़ है कि जो शायद मुझे लग भी सकती है। तो ये एक अंदर से उसका एक परेशानी का आलम रहता है। दूसरी बात ये कि जब वो सारी चीज़ें पहन लेता है तो वो चीज़ें पहनने के बाद इंसान ना कुछ खा सकता है, ना कुछ पी सकता है, ना बाथरूम तक जा सकता है। तो वो पीपीई पूरा जब पहन लेते हैं, पूरा बॉडी कवर,
तो 4 घंटे से ज़्यादा वो पहनना पॉसिबल नहीं होता, आपको वो उतारना ही पड़ता है। और चाइना में भी जैसे प्रोटोकॉल बना था, उन्होंने 4-4 घंटे की ड्यूटीज़ लगाई थी। एक पूरी ग्रुप ऑफ पीपल 4 घंटे के अंदर आईसीयू जाते थे, ये सारी चीज़ें पहन के, 4 घंटे बाद दूसरे लोग जाते थे, ये बाहर निकल जाते थे। फिर ये सारी चीज़ें उतार के शावर ले लेते हैं। तो एक तो ये चैलेंज है कि ये इस किस्म की चीज़ें जो कि जिसके हम आदी नहीं है, वो पहनना पड़ता है। ये तो सिर्फ कपड़े हुए। मास्क हमें अंदर आईसीयू में जब कोविड के पेशेंट देख रहे होते हैं, तो वो मास्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको N95 बोलते हैं। उसका सील होना पूरे फेस पे, यहाँ से लेके पूरा फेस पे सील होना बहुत ज़रूरी है। और जिनकी ये जो बारिश होते हैं, दाढ़ी होती है, उनके लिए वो फिक्स होना भी बड़ा मसला हो रहा होता है। जब तक अगर ये फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये कि एनवायरनमेंट की एयर अंदर जा रही है और आपकी सांस में भी जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल पहले नाक के ऊपर फिक्स करना होता है। इसका फिट टेस्ट होता है कि ये लगा करके देखते हैं कि आपके फेस पे, क्योंकि हर एक की फेस की शेप अलग होती है, तो आपके फेस पे ये वाला मास्क फिट है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, चैलेंजेस ही हैं। अच्छा, वो इतना ज़्यादा फिक्स हो जाता है, ऐसा लगता है कि अपनी ही सांस घुट रही है। तो इन चीज़ों को आसान नहीं समझा जाए। लोग आईसीयू में जो काम कर रहे हैं, हम तो उनको सलाम करते हैं कि इतना फिट मास्क पहन करके 4-4 घंटे, 6-6 घंटे बैठे रहना, लोगों की इंजरी हो गई है, यहाँ पर ज़ख्म बन गए हैं बाकायदा। इतना बिल्कुल डॉक्टर फिट साहब। टाइट ये होता है, जी हाँ। ज़ख्म बन गए हैं, खून रिसने लगा है। तो ये आसान काम नहीं है। अच्छा, फिर ये तो एक चैलेंज हुआ जो कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए। ज़ाहिर है, जब आप यहाँ से जाते हैं घर, तो लोगों से घर से मिलते हैं, तो वो उनको भी सेफ रहना ज़रूरी है। दूसरे चैलेंज ये कि डे टू डे आप देख रहे हैं कि इस पेशेंट को जो आईसीयू में वेंटिलेटर तक पहुँचाते हैं, इनका इतना अच्छा कोई आउटकम भी नहीं है। जब आउटकम उनका अच्छा नहीं है, तो ये एक डिप्रेशन होती है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना यंग है, या ये है, इसको ठीक हो जाना चाहिए था, और इतनी तेज़ी से 2 घंटे 3 घंटे पहले तक बातें कर रहा था, अभी वेंट पे चला गया, अभी ये चीज़ें मेंटेन नहीं कर रहा, है ना? तो ये चीज़ें भी बड़ी डिप्रेशन की। हम लोग मरीज़ों को अगर मरता हुआ देखते हैं, तो हमारा दिल भी बड़ा दुःख जाता है। हम बिल्कुल ऐसे। नींद नहीं आती, हमें भी परेशानी हो जाती है कि यार इसको मरना नहीं चाहिए था, इसको ठीक हो जाना चाहिए था, ऐसे क्यों हो गया? तो ये भी है चैलेंज कि अपना डिप्रेशन। आपको थोड़ी दिनों में पता चलेगा कि साइकियाट्रिक इलनेस बढ़ने लगी है डॉक्टरों में, पैरामेडिक्स में, कि इस तरह की डेथ्स देख-देख के। जी हाँ। वैसे भी आईसीयू में होती रहती है, लेकिन ये अदरवाइज़ दे आर हेल्दी, सिर्फ ये एक इन्फेक्शन लेके आए और इनको इस तरह की डेथ हो गई प्रॉब्लम हो उनकी। जी हाँ। गई। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब, क्या क्रिटिकल कंडीशंस के हर पेशेंट्स के लिए क्या वेंट जरूरी होता है? नहीं, हर एक के लिए नहीं ज़रूरी होता, इसीलिए उनको पहले एचडीयू में रखते हैं। एचडीयू में ये है कि उनकी विजिलेंट मॉनिटरिंग हो रही होती है, उनकी सारे सिस्टम, बॉडी में 3-4-5 सिस्टम होते हैं जिनको समझना ज़रूरी है। जैसे एक होता है वेस्कुलर सिस्टम, उसमें आर्टेरियल सिस्टम होता है, वेनस सिस्टम होता है, एक नर्वस सिस्टम होता है, जीआई होता है, रीनल सिस्टम होता है जो किडनी का होता है, जिससे यूरिन बन रहा होता है। तो ये सारे सिस्टम मॉनिटर किए जा रहे होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ब्लड, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन जाती है, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई होती है सारे ब्लड में, और ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। जब ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा होता है, तो वो ईच एंड एवरी ऑर्गन को सप्लाई कर रहा होता है, एंड ईच एंड एवरी ऑर्गन नीड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर देयर गुड फंक्शन। तो वहाँ पर ऑक्सीजन अगर नहीं पहुँचती है, तो एक-एक सिस्टम खराब होने लगता है। जैसे कोविड में कहा जाता है कि ये कार्डियक सिस्टम खराब करता है, हार्ट इंजरी करा देता है, कार्डियक इंजरी इसको कहते हैं। जी जी। तो कार्डियक एंजाइम्स बढ़ने लगते हैं, ईसीजी खराब होने लगती है, यानी हार्ट सही काम नहीं कर रहा, किडनी सही काम नहीं कर रहा था। इसमें नेफ्रो के पेशेंट, इनकी डायलिसिस, ये वो मसले मसाइल, क्योंकि डिजीज में ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं हुई, छोटे छोटे माइक्रो थ्रम्बाई बन रहे होते हैं जो कि वहाँ ब्लड सप्लाई सही नहीं देते, तो वो ऑर्गन्स अपना सही काम नहीं कर रहा। तो इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं कि अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक रोशन सा कमरा है, यहाँ पर टेम्परेचर सही है, हवा आ रही है, और कोई स्मेल नहीं है, तो मैं जो बोल रही हूँ, सेंस बोल रही हूँ, आपकी भी समझ में ही आ रहा है। जी अगर जी। इसी जगह को बिल्कुल अंधेरा कर दें, स्मेल बहुत कर दें, या ये कि गर्मी बहुत कर दें, तो मेरी भी तबीयत खराब होने लगेगी। इसी तरह हर ऑर्गन को, बॉडी के हर ऑर्गन को एक अच्छा माहौल चाहिए होता है काम करने के लिए। वो माहौल कैसे बनता है? एक अच्छी गुड ब्लड सप्लाई से बनता है, जिसमें ऑक्सीजन अच्छी हो, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सही हो, जिसमें न्यूट्रिशन हो। तो जब ये सब चीज़ें नहीं मिलती, तो एक-एक ऑर्गन फेल होने लगता है। इस डिजीज़ में भी ये है, जब एक-एक ऑर्गन फेल होने लगता है, तो फिर सँभालना मुश्किल होता है। इसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर, एमओएफ में पेशेंट चला जाता है। फिर एक-एक सिस्टम से उसको निकालना, उसको सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि इनके पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे चले जाएँ, बहुत सारे निकल आते हैं, जिनको जल्दी आपने सिस्टम समझ लिया, या ये कि उनकी डिजीज़ प्रोसेस इतना क्रिटिकल शुरू से ही नहीं था,
या मरीज ने अस्पताल आने में देर नहीं करी थी, तो वो पेशेंट अच्छे हो जाते हैं, निकल आते हैं, और कुछ पेशेंट नहीं निकल पाते। ये भी बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को सिम्टम शुरू हो फ़ौरन अस्पताल पहुँचे। इस तरह भी पेशेंट अस्पताल पहुँचते हैं कि ब्रॉड डेड का मतलब ये घर में वो कोशिश करते रहे कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, फिर एम्बुलेंस आने में देर करी, फिर रोड पे ट्रैफिक जाम मिला, फिर अस्पताल में जगह नहीं मिली, फिर इस अस्पताल से उस अस्पताल, तो उसमें बड़ा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो ये भी ज़रूरी है कि तबीयत ख़राब हो तो फ़ौरन अस्पताल पहुँचे। राइट। तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि एज ए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी इन हालात में जहाँ पर कोविड और क्रूशियल टाइम और वो तमाम चीज़ें चल रही हैं सेहत के हवाले से, कोई मैसेज जो कि आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें? देखिए, एनेस्थेटिस्ट से पहले तो मैं डॉक्टर हूँ और उससे पहले मैं एक इंसान भी हूँ। जी हाँ। तो आजकल जो आपको भी ये अंदाज़ा है, हमको भी अंदाज़ा है कि इस बीमारी के हवाले से सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान कुछ दिन अपनों से दूर रहे, उनसे मिले-जुले नहीं, फ़ोन पे राब्ता रखें, व्हाट्सएप पे रखें, स्काइप पे रखें, लेकिन मिलना-जुलना अवॉइड करें, क्योंकि देखिए पता नहीं होता है कौन बीमार है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कोई सिम्पटम नहीं है, कोई बुखार नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कैरियर हैं। कैरियर का मतलब ये कि उनके ऊपर सिम्पटम नहीं आया, लेकिन उनके अंदर से वायरस निकल के आपको बीमार कर सकता है। तो ये इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप मिले नहीं। अब इसमें अब जैसे आप कहेंगे ग्रोसरी लेने जाना ज़रूरी है, तो आप मास्क पहन के जाएँ, डिस्टेंस मेंटेन करें, और ऐसे वक़्त पे जाएँ जब आपको लगे कि रश नहीं है, या ऐसी दुकान पे जाएँ जहाँ रश नहीं है। जैसे मुझे भी ग्रोसरी लेनी होती है, कोशिश करके हम किसी बड़ी दुकान के बजाय किसी छोटी दुकान से, मोहल्ले की दुकान से, जहाँ पर हवा भी खूब चल रही हो और एक आध कोई आदमी ही खड़ा हुआ हो, बस वहाँ से लेके जल्दी-जल्दी लेके गाड़ी में बैठ के आ गए वापस। ज़रूरी नहीं है कि इंसान रश वाली दुकान में जाए जहाँ आस-पास लोग खड़े हुए हैं, उसमें से हर आदमी ख्याल नहीं रख रहा। ज़्यादातर ने मास्क पहना हुआ है, बहुत सारों ने नहीं भी पहना हुआ है। अच्छा, मास्क पहनते हैं तो मास्क यहाँ तक पहन लिया, नाक खुली रखी हुई है। नाक का भी कवर होना इतना ही ज़रूरी है जितना मुँह का। राइट। तो ये बात ज़रूरी है कि मास्क पहने, लोगों से कम मिलें, तो प्रिवेंशन अगर कर लें तो वो सबसे बेहतर चीज़ है। सबसे बिल्कुल। बेहतर चीज़ प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन से ही बच गया तो बहुत अच्छी बात है। और अदरवाइज़ ये कि थोड़ा-सा अगर हल्की-फुल्की बीमारी हुई, वो घर में ही ठीक हो गए, या सिर्फ़ बुखार की दवा खा के ठीक हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये इससे भी निकल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रिवेंशन, जिसके लिए डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये करना पड़ेगा। ज़रूरी है, बिल्कुल। जी हाँ, ये तो जी हाँ, डॉक्टर साहब आपने हमारे सामीन को बहुत अच्छी बुनियादी मालूमात फ़राहम की, और मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम निकाला, और अपना बहुत ज़्यादा बहुत-बहुत ख़्याल शुक्रिया रखिएगा। आपने बहुत ज़्यादा बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया और इतनी बातें करी। आई होप कि लोगों को समझने में मुश्किल नहीं हुई होगी, इतनी मुश्किल ज़बान में मैंने बात करी नहीं है। लेकिन ये नहीं, कि समझें और इस पे अमल करें, और लोगों को भी बताएँ। हमारे आस-पास जो होते हैं, जैसे मैं जाती हूँ दुकान, तो वहाँ अगर मास्क नहीं पहना हो तो हम सबको मास्क पहनवा देते हैं, कहते हैं पहनो पहले मास्क, वरना जी हम हाँ, तुम्हारी दुकान से कुछ नहीं खरीदेंगे। तो ये भी अवेयरनेस फैलाना हम जैसे लोगों का काम है, जिनको थोड़ी बहुत समझ आ गई है इन चीज़ की। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ डॉक्टर साहब। थैंक यू अल्लाह वेरी हाफ़िज़। मच।